गुड डे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपकी लाइफ से दूर रहें। ये मेरा न्यू ब्लॉग है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोलती हूँ आ करके यहाँ पे। अपनी शादी के बारे में बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड के बारे में और अपने ससुराल वालों के बारे में बोलती हूँ। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि 18 साल हो गए हैं, मतलब शादी को 19वां स्टार्टिंग हो रखा है। अभी इतना क्या हो गया कि 19 साल बाद ऐसे बोलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। पहले मुझे लगता था कि मैं संभाल लूँगी, सुधार लूँगी, सब ठीक हो जाए। बट जब दिल से उम्मीद निकल जाती है किसी चीज़ की, तो फिर हमें बोलना पड़ता है। अभी तक मैं भी सारी बातें छुपा रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुराल वालों की, उनके शराबी आवारा दोस्तों की हिम्मतें बढ़ती ही जा रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे पति फौज में है, जबकि आपको बताया है मैंने, तो उनके पास पैसे बहुत हैं। अगर वो मुझे मार भी डालेंगे तो पुलिस में, थाने में जा करके इतना पैसा वो भर देंगे ना कि पुलिस कंप्लेन लिखी ही नहीं जाएगी और मुझे गायब भी कर दिया जाएगा। और जब फौजी के पास पैसे हैं तो उसके आवारा दोस्त भी आए दिन लखनऊ में आके तमाशा करना उनकी आदत है। उनके रिलेटिव का, बहनोइयों का भी यही हाल है। मैं ससुराल में जाके रह नहीं सकती हूँ, मैं दूर हूँ तो भी मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। मतलब इंसान शादी करता है तो सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, और मेरी शादी से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है पूरी तरीके से। शक्ल से भोला है इंसान, पर वैसा है नहीं। मतलब कमीनेपन की सारी रिकॉर्ड उन्होंने पार कर रखे हैं। उसे मुझ पे तो दया आती ही नहीं है, छोड़ दीजिए कि मुझ पे दया है। जो 14 साल का बच्चा है उसे, उस पर भी दया नहीं आती। मतलब दूसरी औरतों के चक्कर में इतना पागल हो रखा है, इतना पागल हो रखा है ना पति मेरा, कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। दूसरी औरतें प्लस उनकी भांजियाँ प्लस उनकी बहनें। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरी नंदों ने मेरे रविशंकर की शादी ही क्यों करा दी। जब भाई रहने नहीं देना था, हम बच्चा नहीं कर सकते, हम पति पत्नी के तरीके रह नहीं सकते, मैं ससुराल में भी नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल सकता, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम शादी कराओ रविशंकर की। तुम और तुम्हारी भाभी तो पहले से थी ना रविशंकर की लाइफ में। तो तुम सबको मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब रविशंकर की मर्दानगी साबित करने के लिए तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्यों? अभी तक मैं चुप थी, मुझे लग रहा था आज नहीं कल रविशंकर सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, पर नहीं। और अब मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि रविशंकर सुधरेंगे या फिर मेरा रिश्ता सुधरेगा या फिर हम हस्बैंड वाइफ के तरीके रहेंगे, क्योंकि मेरे अंदर से भी अब वो ना इच्छा खत्म हो चुकी है कि मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिले। रविशंकर ने मुझे बहुत बार मारा पीटा, मुझे कभी नहीं खला, मतलब इतना तो नहीं खला, क्योंकि दिल में हर बार एक उम्मीद रहती थी कि नहीं, शायद अगली बार रवि का जो है व्यवहार सुधर जाए। और रवि मुझे भाभी, चंदा, मतलब दूसरे की बीवियों के बोलने पे मारते हैं। रविशंकर मुझे दूसरों की बीवियों के कहने पे मारते हैं। मतलब अगर दूसरे की बीवी ने बोला है, दूसरे की बीवी मतलब मेरे जेठ की बीवी, रिलेटिव में है चंदा देवी, उनके भी जो है वाइफ, ओ चंदा देवी, उनके जो है कहने पे, और समा, उनके कहने, बहनों के कहने पे, भांजियों, यहाँ तक कि भांजियाँ भी अगर कहती है ना कि बीबी को मारो, तो उनको शराब पी के मारना ही मारना है। शराब पीना तो एक बहाना होता है,
कि हाथ उठाऊंगा मारूंगा, तो ऐसे हो जाएगा भाई शराब के नशे में था तब मार दिया। भाई जो शराब के नशे में बीवी को मारते हैं ना, मैं कहती हूँ जाके ट्रेन के सामने कूद जाऊँ तो मैं जानूँ, छत पर से कूद जाऊँ। तुम्हें इतना पता रहता है कि मैं ट्रेन के सामने आ जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, तुम छत पे जाओगे गिर जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो तुम्हें ये कैसे नहीं याद रहता कि तुम बीवी को मारोगे तो चोट लगेगा? या फिर तुम शराब के नशे में भाई अपनी बहन को मारो, भाभी को मारो, नहीं मार सकते? रखेलों को मारो, नहीं मार सकते? सबसे इजी होता है ना कि अपनी बीवी की लाइफ खराब कर दो, मतलब किसी लड़की से शादी करो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, और फिर मुंह छुपा के किसी कोने में बैठे रहो, किसी यूनिट में पड़े रहो। अभी इस टाइम पे तो लग रहा है कि रविशंकर है ही नहीं दुनिया में। भाई है, कभी कभी आते हैं पोस्ट पे, पर जब चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर के बारे में पूछो ना, तो वो गधे के सिर पे सींग होती है ना, वैसे गायब होते हैं रविशंकर, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बंदा भाग के यूनिट चला गया होगा या कहीं पे भी होगा, आएगा भाभी के साथ जो है गुलछर्रे उड़ाएगा, उसके बाद भाग जाएगा। आता है पर्वत खेड़ा में रहता है और फिर मेरे से बोलेगा पर्वत खेड़ा नहीं जाता मैं, तो कहाँ रहता है तू? मेरे ससुराल वाले दुनिया में सबसे बेशरम इंसान है, मतलब और कोई होता तो शर्म के मारे क्या ही बोलूँ, निकलना, घर से निकलना बंद कर देता, पर इन लोगों को शर्म नहीं है। और हाँ, बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि मैं अपने हस्बैंड की फ़ोटो क्यों लगा के पोस्ट करती हूँ। भाई जिसकी तारीफ़ें कर रही हूँ उनकी शक्ल भी तो आपको दिखनी चाहिए ना, कि रविशंकर हैं कौन, कैसा दिखता है बंदा, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो लगा करके पोस्ट करती हूँ। मैं 18 साल से हाउस वाइफ ही थी, मतलब मैं ना ज़्यादा किसी से मिलना, ना अपनी ही दुनिया में, मेरी दुनिया सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे हस्बैंड, घर का काम, बस इतना था। पर मेरे को ससुराल वालों की वजह से यहाँ पे आके बोलना पड़ा, बैठना पड़ा। एक सीधी सादी हाउसवाइफ को तुम लोगों ने ये क्या से क्या बना दिया। अभी जब बनाया है तो झेलो फिर बेइज्जती। फिर ये मत बोलो कि ये वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई तुम्हारे लोगों की देन है कि वीडियो बना रही हूँ, और तुम्हारे लोगों की ही देन होगी कि अगर तुम्हारे घर में न्यूज़ या मीडिया वालों को लेके मैं जाऊँगी। घर घर की टीवी पे तुम्हारा लोगों का थोबड़ा है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं करती ज़रूर हूँ। जिन लोगों ने भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें सुकून से जीने दूँ, अब ये तो नहीं होगा। क्योंकि अभी तक मैं सामने नहीं आ रही थी, अब हो गया है कि मैं आ गई हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैंने लड़ाई छेड़ी है ना, तो शुरुआत तुम लोगों ने किया था, अंत मैं करूँगी इस झगड़े का, और इतनी अच्छे से करूँगी ना, कानूनी रूप से, कि तुम्हारे साथ पूछते हैं, तुम्हारी पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि एक बहू ऐसी भी थी जिसने 18 साल सहने के बाद जब अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया है, तो इस कदर लड़ी है ना कि तुम्हारा पूरा खानदान प्लस गांव के लोग सब देखेंगे, सब मुझे याद रखेंगे कि हाँ ये थी एक लड़की, सीधी सादी औरत को क्या से क्या बना दिया रविशंकर ने और उसकी फैमिली ने। तो अभी तक तो मैं झेल रही थी, कोई बात नहीं था, अब मैं भी मैदान में उतरी हूँ लड़ने के लिए। कब तक छुपोगे, कब तक बचोगे? मुझे पता है तुमको कैसे निकालना है वहाँ से बाहर, और किसके ऊपर जो है प्रॉब्लम आएगी तो तुम बिलबिला के निकलोगे। तुमको है ना कि मुझे थाना पुलिस कर दो, मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है जब तुम्हारी रखेलों के ऊपर बिजली गिरेगी ना, बिजली गिरेगी मतलब थाना पुलिस कोर्ट कचहरी होगा ना, तो तुम भी निकल के आओगे। क्योंकि जिस दो कौड़ी की औरत की वजह से मेरा घर टूटा है, मेरी लाइफ खराब हुई है, तो वो कैसे रह लेगी? मतलब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो दो दो लोगों के साथ रह रही है।
मेरे बच्चे को ये एक बाप का प्यार नहीं मिल रहा, उसको एक जायज़ एक नाजायज़ दो बाप का प्यार मिल रहा। एक तो उसका खुद का पति हो गया समाज को दिखाने के लिए, सुनीता का जायज़ वाला, और एक तुम हो गए नाजायज़ बाप उसके बच्चों के। ठीक है, जो मेरे बच्चे के फ्यूचर से खेल रहे हैं ना, अब उन्हें पता चलेगा। और रविशंकर की एक और बात बताती हूँ भाई, रविशंकर को नेतागिरी करने का बहुत शौक है। मतलब गांव में किसी की बेटी की को दिक्कत हो रही है, रविशंकर जाते हैं जो उसको समझाने के लिए। बहन की ससुराल में दिक्कत है तो रविशंकर अकेले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। भांजी के यहाँ किसी अगर भांजी की ससुराल में किसी को हो रही है दिक्कत तो रविशंकर जाते हैं। और ये इतना हरामखोर है नामर्द इंसान कि अपनी बीवी को पीटता है। अब मेरा गला काटने जा रहे थे, मेरा बच्चा रविशंकर के पैरों पे सिर रख के बोल रहा था कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, अगर मेरी मम्मी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। पर इस हरामखोर को मेरे बच्चे पे भी तरस नहीं आया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मैं बच गई उस दिन मरने से तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का बर्बादी तो लिख ही दूंगी। और मैंने शुरू भी कर दिया है। तुम्हारी पेमेंट से बहुत सी भांजियों की तुम्हारी शादी हो गई होगी। अब हर एक टाइम पे एक नए तमाशे के लिए बात हो चुकी है, तो तैयार रहना। तुम लोगों ने हर बार मेरे घर में जाके बेइज्जती कराई है। अब भाई इतनी बेइज्जती हो गई ना मेरी रिश्तेदारी में कि अब मेरे को डर भी नहीं लगता। ना डर लगता है ना शर्म लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि रविशंकर की असलियत घर घर में पता है कि रविशंकर बदतमीज़ है, नींगस है, नालायक है। और सानू के ससुराल वाले भी अच्छे नहीं हैं। तो इतने तो मैं से धोखे खा चुकी हूँ ना मैं। धोखे मतलब प्रॉपर्टी तुमने ले ली, शादी का सामान तुमने अपनी भाभी को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे फादर से पैसे मंगाए, मुझसे धोखे से पैसे मंगाया, अपने बहन को दिया, अपनी भाभी को दिया निकलवा करके। तो एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी। ये अच्छा था कि मेरे पापा ने जो ज़मीन खरीदी वो मेरे नाम पे खरीदी। ज़मीन कभी मैं बताती हूँ, रैवली में उन्होंने ज़मीन मेरे पापा ने खरीदी थी। इन्होंने बोला था, हुआ ये था कि मैं प्रेग्नेंट थी और रविशंकर मुझे मायके छोड़ आए थे और पैसे वगैरह भी नहीं दे रहे थे। डिलीवरी का टाइम था, लेके भी नहीं जाने को तैयार थे। तो मेरे पापा से बोला होगा कि भाई हम तुम्हारी बेटी को नहीं रखेंगे। तो मेरे पापा ने मेरा घर बचाने के लिए रैवली में 1.5 बिस्वा 2 बिस्वा 2700 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद के दी। वो मेरे नाम पे थी। वो मेरे नाम पे है। ये अच्छा है। ये लोग, ये इनकी बहनें ना लालच में हैं कि हम उसको भी ले लेंगे। और रविशंकर का है कि मैं केस कर दूंगा और वो प्रॉपर्टी ले लूँगा, लखनऊ का घर ले लूँगा। लखनऊ का तो रवि ने लोन पे दिया है, पर वो रैबली वाला मेरे फादर का है। तो रवि की बहनों का है ना कि भाई तुम ले लो उससे। तो भाई जो मेरे बच्चे का है ना हक, तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी नहीं ले सकता। तो रविशंकर जिंदा हो और नहीं हो मेरे से मतलब नहीं है। मेरी शादी का सामान वगैरह और जो सामान है वो तुम लोगों ने इसलिए ले लिया ना क्योंकि मैं तब सोचती थी चलो मेरी सास है, जेल भेज दूंगी तो क्या होगा, नंदे हैं, बहन जैसी हैं, अगर इनको जेल भेज दिया तो क्या मतलब है। जिठानी है, करेक्टर ढीला है तो क्या करूँ। अगर ये बात बाहर गई तो मेरे पति के साथ साथ मेरी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी कि रविशंकर अपनी भाभी के साथ रहते हैं जा करके। तो तब मैंने नहीं बोला, पर अब मैंने बोलना शुरू किया। और जब मैं रविशंकर को जेल भेज के पिटवा सकती हूँ ना तो तुम्हारे साथ क्या करूँगी तो भगवान ही मालिक है। तो मैं तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस नचा के रखूँगी। जब मैं रविशंकर को जेल भेज सकती हूँ ना, अपने पति को जिसको जान से ज़्यादा प्यार करती थी, तो चंदा, सुनीता, समा, किसुन-दुलारी, बिंदेश्वरी, रागनी, हिमांशी, सुनीता, हरिशंकर, धर्मपाल, राम प्रकाश, दिनेश, कंचन, अर्चन, जो भी ये हैं मेरी ज़िंदगी के नासू, तो तुमको क्या लगता है तुम्हें छोड़ दूंगी या फिर तुम पर्वत खेड़ा में बैठ के बच जाओगे या रविशंकर यूनिट भाग गए तो तुम बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। इंडिया में हो
मैं किसी वजह से चुप बैठी। जिस दिन वो चीज़ हो गई ना, उस दिन एक लाइन से सबको कोर्ट में खींचूंगी। मैं अपने वादे की पक्की बहुत हूँ। जब तक रवि को माफ़ करने के लिए बोला था, मैंने किसी के सामने कुछ भी नहीं बोला। और पहले ही मैंने रविशंकर को समझा दिया था कि अब की अगर तुम करोगे तो थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, गली गली में तुम्हारे चर्चे होंगे अगर तुमने दूसरी औरत की तरफ कदम भी रखा तो। देख ले। और हाँ, जो हरिशंकर मेरे जेठ जी, भाई रिश्तेदारों के यहाँ जा जाके बोलते हो मेरी बीवी को बदनाम कर रही है, तू रहता नहीं है वहाँ पे, तो रवि क्या करने के लिए वहाँ पे रहता है? तेरे सामने ही वो तेरी बीवी जो बिना कपड़ों के जो है रविशंकर के सामने नहा रही थी जब झगड़ा हुआ था। उसके बाद साल भर के लिए वो मायके चली गई, अपनी कान्हों में जाके रह रही थी 1.5 साल के लिए बच्चों के साथ। इसी बात पे हाँ, तब तेरे को शर्म नहीं आई? और तुमको ये हो रहा है कि नहीं मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही है। तो रविशंकर की वाइफ वहाँ है नहीं, रविशंकर को कौन खाना बना के दे रहा है? रवि संत तो है नहीं कि 3 महीने की छुट्टियों पे जब वो 10,000 रुपये दे करके एक औरत के साथ रह रहे हैं एक रात के लिए, तो तुम्हारी बीवी को छोड़ देंगे? ये तुम्हारी बीवी जो 10,000 रुपये गिनती है पैसे, वो फ्री में होते हैं, सिर्फ खाना बनाने के बदले रविशंकर देता है। रविशंकर अपनी बीवी और बच्चे को तो नहीं दे रहा, रविशंकर अपने बच्चे की फीस तक का तो नहीं दे रहे। तो तुम चूतिया किसको बनाते हो? रिश्तेदारों को। क्योंकि रविशंकर के अकाउंट से तो पैसे निकल रहे हैं। वो जब मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं डिटेल मांगना स्टार्ट करूंगी कि नगद पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, तो फिर जब उसके आगे उसका ना बीवी रहती है उसके साथ में, ना वो उसका बच्चा रहता है, तो इतना पैसे निकाल के रविशंकर करते कहाँ है? किसको देते हैं? कौन सी औरत को देते हैं? भाई अकेले के लिए एक महीने में 50,000, 80,000, 2 लाख रुपए मायने रखता है। क्या खाते हो भाई? सोना खाते हो क्या? तुमने घर में टट्टी जाने के लिए लैटरिन भी तो न बन रखी है कि चलो हम सोचे नहीं तुम सोने का महल वहाँ बनवाए हो। तुम सिटी की सारी सुविधाएं छोड़कर गाँव में जा रहे हो जहाँ टट्टी जाने पे भी घास गड़ती है। वहाँ पे कौन सा तुमको रसगुल्ला खाने को मिल रहा है? भाग लो जितने दिन भागोगे। जिस दिन समाज के सामने आओगे ना, उस दिन खुद ही पता चल जाएगा सब कुछ। और एक बात, 10 के साथ 10 बाजारू औरतों के साथ, बाजारू सिर्फ बाजार में नहीं रहती हैं, कुछ घरों में भी रहती हैं, कुछ घरों में जो अपने देवर को फंसा के रखती हैं। ठीक है? तो वैसे ही बाजारू औरतों के साथ तुम रह के, मर्द नहीं 10 जगह मुंह मारने वाला कुत्ता होता है, क्योंकि मर्द सिर्फ एक ही औरत के साथ है। ठीक है? तो कुत्तों वाली हरकतें करके मैं मर्द हूँ मत बोलो। मैं थूकती हूँ तुम्हारी मर्दानगी पे, तुम मर्द नहीं हो। मैं कहती हूँ यूट्यूब पे बैठ के सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं नहीं मानती, मेरा बच्चा नहीं मानता कि रविशंकर तुम मर्द हो। जो अपने छोटे से बच्चे को जान से मारने के लिए कर सकता है, बीवी को टॉर्चर कर सकता है, वो कहाँ तुम मर्द है? तुम्हें सिर्फ भाभी लोगों ने झूठ बोला है। दूसरे की बीवी को खुश रख के तुम सोचते हो तुम मर्द हो, तो तुम मर्द नहीं हो। जो खुद के पति की नहीं हुई वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हो जाएंगी। वो जब तक नोटें हैं ना तुम्हारे पास, तब तक तुम उनके लिए मर्द हो। जिस दिन तुम्हारे पास से पैसे खत्म, उस दिन वो भी तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे। और फिर तब तुम सोचो कि तब तुम किसके पास जाओगे। क्योंकि मेरे पास आने के सारे रास्ते तो तुमने बंद कर दिए।